नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं जीके जीएस का महासंग्राम आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है हमारे इस चैनल पर। बीच में वीडियो थोड़ा रुक गया था, नहीं आ पा रहा था क्योंकि हम एक मैरिज फंक्शन में गए थे, वहाँ पर चोट लग गई थी, तो इसलिए थोड़ा अस्वस्थता थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। बट अब कंटिन्यूली वीडियो आएगी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो का दोस्तों नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, अगर इससे पहले की क्लास आप लोगों को देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप लोग हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, जीके और मैथ की क्लास ज़बरदस्त तरीके से चलाई जा रही है। रीजनिंग की भी शुरू हो गई थी, लेकिन बीच में चोट लगने के कारण दोस्तों थोड़ा रुक गया था वीडियो, बट अब कंटिन्यूली आएगा। ठीक है, तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए, जैसे किसी के नाम को हमें बुलाना है, ठीक है, तो ट्वीट करना है ट्विटर पर, तो उसको कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाएगा। पहला ऑप्शन आपका कह रहा है हैशटैग, दूसरा है 1, तीसरा है डॉलर का सिंबल, चौथा है @ का सिंबल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों? तो आपका दोस्तों चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, @ का। ठीक है, चौथा ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? पहला है एंड्रॉयड, दूसरा है iOS, तीसरा है विंडोज़, चौथा है लिनक्स। तो दोस्तों, स्मार्टफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है उसका नाम एंड्रॉयड है। ठीक है, क्या है? एंड्रॉयड। ठीक है दोस्तों, सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको कई वीडियो में बता चुके हैं कि आप लोग हमारे जवाब देने से पहले कृपया आंसर दिया कीजिए। ठीक है, तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? बताइए कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? पहला है फायरफॉक्स, दूसरा है क्रोम, तीसरा है फेसबुक, चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है सफारी। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एक वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है। ठीक है, इनमें जो वेब ब्राउज़र नहीं है वो हमें अलग करना है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक जो है वो एक वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक डिजिटल कैमरा का विभेदन मापा जाता है। ठीक है, डिजिटल कैमरा किस में मापा जाता है बताना है हमें। तो बताइए डिजिटल कैमरा का विभेदन किस में मापा जाता है, यानी कि उसकी क्षमता को, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल, हर्ट्ज या गीगाबाइट्स। तो दोस्तों उसकी जो विभेदन क्षमता है वो मेगा पास्कल में मापा जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा जो हैं वो महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है हमें बताना है। तो दोस्तों पहला है स्वर्ण पदक, दूसरा है रजत पदक, तीसरा है कांस्य पदक, चौथा है कांस्य तथा रजत दोनों पदक। तो दोस्तों अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल की प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों,
तो कैसे लगे क्वेश्चन? आपको अच्छे लग रहे हैं दोस्तों? अच्छे लग रहे हो तो शेयर कर दीजिए, क्वेश्चन को लाइक कर दीजिए, कम से कम 5-5 लोगों को, एक लोग शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अभी हाल ही में किस अपतटीय गश्ती जहाज़ को देश को समर्पित किया गया है? तो आप लोग जानते ही हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में अपतटीय गश्ती जहाज़ देश को समर्पित किया है। तो उसी का नाम हमें बताना है कि उसका क्या नाम है। पहला है ऑप्शन कह रहा है प्रहार, दूसरा ऑप्शन कह रहा है विग्रह, तीसरा ऑप्शन है रक्षक, चौथा है कुशाग्र। तो दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस अपतटीय गश्ती जहाज़ को हमारे देश को समर्पित किया है उसका नाम विग्रह है। क्या है? विग्रह। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का फैसला किया गया है? ठीक है, भारत के किस राज्य द्वारा कुश्ती जो खेला जाता है कुश्ती वो 2032 तक किस राज्य के द्वारा गोद ले लिया जाएगा बताना है हमें। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों वो राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है, पूछ रहा है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, और उन्होंने एक अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो वो अभिनेता कौन है हमें यही बताना है। पहले हैं सोनू सूद, दूसरे पर हैं अक्षय कुमार, तीसरा ऑप्शन पर हैं आमिर खान, चौथे पर हैं हिमेश रेशमिया। तो दोस्तों वो अभिनेता जो हैं सोनू सूद हैं। ठीक है, सोनू सूद को केजरीवाल ने मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि कौन राज्यसभा का अध्यक्ष भी है? तो बताइए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा का स्पीकर, चौथा है संसदीय मामलों का मंत्री। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उपराष्ट्रपति ये राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पैराशूट नीचे धीमी गति से गिरता है जबकि उसकी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, ऐसा क्यों? तो पत्थर जो है पैराशूट से भारी होता है, पैराशूट में विशेष तंत्रों की व्यवस्था है, पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध अधिक है। चौथा ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पैराशूट नीचे धीमी गति से गिरता है जबकि उसकी ऊंचाई से उतनी ही ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है, वो इसलिए क्योंकि पैराशूट के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, अतः वायु का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा उस पर, और जब प्रतिरोध अधिक होगा तो उसकी गति, गिरने की गति धीमी होगी। ठीक है, इसीलिए पैराशूट धीमी गति से ज़मीन पर गिरता है, और अगर उतनी ऊंचाई से पत्थर फेंक दिया जाए तो पैराशूट से अधिक गति से ज़मीन पर गिरेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण करते हैं। बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए। बादल वाली जो रातें होती हैं वो स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म क्यों होती हैं? क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक देता है। ठीक है, क्या करता है? बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोक देता है, इसीलिए जब ऊष्मा वापस लौटकर धरती पर आती है तो गर्म लगती है। ठीक है, हमें गर्मी का अनुभव होता है। पहला है अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है?
तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है बताइए। पहला है पारा, दूसरा है जल, तीसरा है ईथर, चौथा है बेंजीन। तो दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा होता है। ठीक है, कौन सा होता है? पारा। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि गर्मी का दिन है और गर्मी बहुत ज़्यादा इस समय पड़ रही है। आप लोग घर से बाहर निकलिए तो पानी ज़रूर पीकर निकलिए और अपने छतों पर जो है किसी छोटे बर्तन में जो है थोड़ा सा चावल और पानी रख दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि छोटी छोटी चिड़िया जीव जंतु उड़ते रहते हैं तो गर्मी के दिनों में उन्हें भी प्यास लगती है। तो आपकी थोड़ी सी प्रयास से उनकी भी ज़िंदगी बच जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक अवतल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब होगा। ठीक है, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? पहला ऑप्शन है सदैव वास्तविक, दूसरा है सदैव आभासी, तीसरा है सदैव उल्टा, चौथा है सदैव वस्तु से बड़ा। तो दोस्तों एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ठीक है, कैसा होता है? आभासी होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है साधारण लेंस, चौथा है दोनों ए एवं बी। तो दोस्तों पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लास लेंस होते हैं वो उत्तल लेंस से बने होते हैं। ठीक है, किससे? उत्तल लेंस से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि विविध जलवायु मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण व वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? पहला है समताप मंडल, दूसरा है क्षोभ मंडल, तीसरा है आयन मंडल, चौथा है बहिर्मंडल। तो बताइए कहाँ घटित होती हैं कि विविध जलवायु मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए सब लोग। दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्षोभ मंडल में। ठीक है, कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है? बताइए किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई है? पहला ऑप्शन है 64वें संशोधन, दूसरा है 60वें संशोधन, तीसरा है 61वें संशोधन, चौथा है 63वें संशोधन। तो दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 61वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, 61वें संशोधन में संविधान के अनुसार 61वें संविधान संशोधन के अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पहला है बेनजीर भुट्टो, दूसरा है कोरोजोन एक्यूजी, तीसरा है आंग सैन सू की, चौथा है नयनतारा सहगल। तो दोस्तों फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक जो है आंग सैन सू की के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल के आंतरिक दर क्या है? जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर क्या है? बताना है। ह्रासमान सीमांत उत्पादकता के कारण, दूसरा है यदि अन्य बातें पूर्ववत रहें तो गिरती हैं क्योंकि ब्याज की बाजार दर गिरेगी, चौथा है बढ़ती हैं क्योंकि बचतों का स्तर गिरेगा। तो दोस्तों आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यदि अन्य बातें पूर्ववत रहें तो गिरती हैं क्योंकि ब्याज की बाजार दर क्या होगी? गिरेगी। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है?
पहला है रॉबिन्स के द्वारा, दूसरा है मुसग्रेव के द्वारा, तीसरा है फील्डले के द्वारा, चौथा है डेल्टन के द्वारा। तो दोस्तों लोक वित्त में अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? डेल्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निवेश गुणक का मूल्य संबंधित है। तो निवेश गुणक का मूल्य किस पर संबंधित है, हमें यही बताना है। ठीक है, तो पहला है स्वायत्त निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से, दूसरा है आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से, उपभोग में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से, चौथा है उत्प्रेरित निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से। तो दोस्तों निवेश गुणक का मूल्य संबंधित होगा ये आय में परिवर्तन के कारण स्वायत्त निवेश में परिवर्तन से। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आप लोगों का NTPC CBT 2 होने वाला है। ग्रुप डी की वैकेंसी अभी है, फॉर्म पड़ा है, पेपर होने वाला है उसका भी। SSC CHSL जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं ये सब में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, बस ज़रूरत है तो इन प्रश्नों को ध्यान से देखने की और समझने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल प्रभावित होते हैं वह हैं। तो क्या हैं बताइए। पहला है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, दूसरा है वेग और आवृत्ति, तीसरा है तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, चौथा है तरंग दैर्घ्य और वेग। तो दोस्तों प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो प्रभावित होते हैं वह तरंग दैर्घ्य और वेग होता है। ठीक है, यही दो चीज़ प्रभावित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं बताना है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। पहला है इन्वर्टर, दूसरा है रेक्टिफायर, तीसरा है ट्रांसफार्मर, चौथा है ट्रांसमीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। दूसरा ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि AC परिपथों में AC मीटर मापते हैं, क्या मापते हैं। पहला है मध्यमान, दूसरा है RMS मान, तीसरा है शिखर मान, चौथा है मध्य वर्ग मान। तो दोस्तों AC परिपथ में AC मीटर मापते हैं RMS मान। ठीक है, क्या मापते हैं, RMS मान। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सुचालक है, दूसरा कह रहा है यह आघातवर्धनीय है, तीसरा कह रहा है इसका गलनांक बहुत ऊंचा है, चौथा कह रहा है कि यह सस्ती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र कौन सा है। पठार, मैदान, मरुस्थल या फिर पर्वत। तो दोस्तों वो है मरुस्थल। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है। पहला है जीवभार, दूसरा है जीवन मंडल, तीसरा है स्थल मंडल, चौथा है जल मंडल। तो जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल जो है वो जीवन मंडल कहलाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जल्दी से और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है। पहला है शक्ति, दूसरा है संवेग, तीसरा है बल, चौथा है ऊर्जा। तो दोस्तों जो भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है वो है शक्ति। ठीक है,
शक्ति जो है ये कार्य की भौतिक राशि है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज आडवाणी किससे संबंधित हैं। पहला है स्नूकर, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है टेनिस, चौथा है शतरंज। तो पंकज आडवाणी दोस्तों स्नूकर से संबंधित हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। तो बताइए, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। पहला है द्रव्यमान, दूसरा है संवेग, तीसरा है गति, चौथा है दिशा। तो दोस्तों उसका क्या परिवर्तित होता है, दिशा परिवर्तित होता है। ठीक है, वृत्तीय वेग कर रहा है, ठीक है, ऐसे चारों तरफ, ठीक, तो उसकी दिशा परिवर्तित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने किस दिन हमला किया था। ठीक है, क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क है, ठीक है, न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने किस दिन हमला किया था। पहला है सितंबर 9, दूसरा है 11 सितंबर, तीसरा है 21 सितंबर, चौथा है 19 सितंबर। तो दोस्तों वो दिन था 11 सितंबर का। ठीक है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क पर आतंकवादियों ने जिस दिन हमला किया था वो दिन था 11 सितंबर। तो ये रहे दोस्तों आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।